पिछले पार्ट में हमने कहा था इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए और भर भर के कमेंट कीजिए ताकि इस फेल्ड बाइक सीरीज का हम पार्ट 2-3 ही नहीं बल्कि एक पूरी सीरीज बना पाए, जिसका सबूत है ये पार्ट 3 वीडियो। पर शुरू करने से पहले आप तो जानते ही होंगे 2009 में होंडा से रास्ते अलग होने के बाद हीरो ने पहली नई बाइक लॉन्च की इम्पल्स, जो होंडा के ही NXR 150 पे बेस्ड थी, लेकिन इंडिया के लिए एक ऑल न्यू बाइक थी। पर 2013 में हीरो की अगली लॉन्च इग्नाइटर का ऐसा लक नहीं था, क्योंकि ये 2008 में लॉन्च हुई होंडा की बाइक CB125 स्टनर का कार्बन कॉपी था। इस वजह से इसके लॉन्च होते हुए ही काफी लोगों ने इसे मानो नकार दिया। और तो और परफॉर्मेंस, फ्यूल एफिशिएंसी और कीमत, हर एक चीज में इग्नाइटर और स्टनर लगभग बराबर ही थे, जिस वजह से ज्यादातर लोगों में इग्नाइटर खरीदने की कुछ खास चाह नहीं थी। पर ताज्जुब की बात यह है कि 2014 में स्टनर के डिसकंटिन्यू होने के बाद भी लोगों का मन नहीं बदला और करीब 3 साल बिलो एवरेज सेल्स देने के बाद 2017 में हीरो ने इग्नाइटर को डिसकंटिन्यू कर दिया। आपको रब ने बना दी जोड़ी पिक्चर याद है? उससे एक सीख मिलती थी कि ऊपर की चीजें आप कितनी भी बदल दो, अंदर की चीज वैसे की वैसे ही रहती है। अब स्प्लेंडर प्रो क्लासिक बनाते हुए लगता है हीरो ये एक पार्ट भूल गए थे। तो स्प्लेंडर प्रो क्लासिक बेसिकली कैफे रेसर अवतार में थी एक स्टैंडर्ड स्प्लेंडर। अब माना इसका लोअर्ड हैंडल बार, ट्विन पॉड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, सिंगल सीट, पिलियन फुटरेस्ट का ना होना इसका प्योर कैफे रेसर होने का इरादा पक्का बताता था, लेकिन इसका इंजन और इक्विपमेंट मतलब कि सस्पेंशन, ब्रेक्स और मेन चीज परफॉर्मेंस हूबहू नॉर्मल स्प्लेंडर जैसे ही था। तो जितना हमें लगता है स्प्लेंडर प्रो क्लासिक उन्हीं लोगों को पसंद आया जो चाहते थे एक कैफे रेसर पर थे काफी टाइट बजट पे, और जाहिर है ऐसे लोग की मात्रा काफी छोटी ही होगी, जिस वजह से करीब 3 साल के अंदर अंदर ही हीरो ने स्प्लेंडर प्रो क्लासिक को निपटा दिया। पिछले वीडियो में हमने बजाज के एक्सीड सीरीज बाइक्स के बारे में बात की थी, और फिर उन्हीं बाइक्स को डिसकंटिन्यू होने के बाद बजाज ने एक्सीड 135 के इंजन को हल्का सा रिट्यून करके एक ऑल न्यू बाइक लाया, पल्सर 135 LS, जिसका मतलब है लाइट स्पोर्ट्स। अब इस नए लाइटवेट पल्सर में बजाज की पहली 4 वाल्व इंजन थी, और इसके कम कर्व वेट और दमदार स्पेसिफिकेशंस का मतलब था ये उन लोगों को खास पसंद आया जो एक सेंसेशनल राइड क्वालिटी के साथ थोड़े बहुत फ्यूल एफिशिएंसी की भी आशा करते थे। 135 LS के पहले वर्जन में स्प्लिट सीट्स, टो ओनली शिफ्टर और स्टाइलिश पेंट स्कीम्स मिले, जो वैसे तो काफी लोगों को पसंद आया, लेकिन फिर भी ये ओरिजिनल पल्सर्स का वो जादू नहीं दोहरा पाया, जिसका असर इसके सेल्स फिगर्स में भी साफ दिखने लगा। वक्त बीतने के साथ पल्सर 135 LS को पेंट स्कीम्स और स्टिकरिंग मतलब छोटे मोटे अपडेट्स ही मिले, और फिर 2017 में BS4 के साथ इसे सिंगल पीस सीट और कम्यूटर जैसे हील एंड टो शिफ्टर मिला। पर फिर भी पल्सर 135 LS के सेल्स गिरते ही रहे, और 2018 के स्टार्ट में ही बजाज ने इसे इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया, और ये एक्सपोर्ट ओनली मार्केट मतलब फिलीपीन जैसे देशों में राउजर 135 नाम से ही चलता रहा। 10 से भी ज्यादा साल से बजाज एवेंजर के दबदबे को देखकर 2017 में सुजुकी ने अपने बड़े 1800 सीसी V ट्विन इंजन वाले इंट्रूडर क्रूजर का एक छोटा वर्जन बनाया, जिक्सर 155 के इंजन के साथ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब वैसे ये थी तो क्रूजर, लेकिन इंट्रूडर 155 के इंजन ट्यून अपने जिक्सर भाई की तरह ही था, और तो और इसकी कर्व वेट जिक्सर के मुकाबले काफी ज्यादा थी, जिस वजह से सिटी राइडिंग में इसमें वो चटक नहीं थी। इसकी सस्पेंशन सेटअप भी स्ट्रीट बाइक की तरह काफी फर्म थी, जिसका मतलब है कि लॉन्ग टूर्स में एक वक्त के बाद ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगता था। और तो और 155 सीसी बाइक होने के बावजूद इसकी कीमत एवेंजर 160 छोड़िए एवेंजर 220 के आसपास थी। इन सब चीजों के वजह से इंट्रूडर को कम ही लोग पसंद कर पाए, जिस वजह से इसके सेल्स दिन पर दिन कम हो गए।
और हालत कुछ ऐसी हो गई कि 2021 के एंड तक इसके सेल्स सिंगल डिजिट्स तक पहुंच गए, जिस वजह से 2022 के स्टार्ट में सुजुकी ने इसे डिसकंटिन्यू ही कर दिया। 2014 में परफॉर्मेंस बाइक्स का दौर जोर शोर से चल रहा था, सिंगल और ट्विन सिलेंडर दोनों अवतारों में, जिसे देख के सुजुकी ने अपने 250 सीसी ट्विन सिलेंडर इंजन वाला इनाजुमा को लॉन्च किया। अब वैसे तो इनाजुमा सुजुकी बी किंग मतलब हायाबुसा के नेकेड वर्जन से इंस्पायर्ड था, लेकिन इसका ओवरऑल लुक, इसके बल्कि रियर एंड और बड़े ट्विन एग्जॉस्ट के वजह से मार खाता था। साथ में इसके ट्विन सिलेंडर इंजन की परफॉर्मेंस इसके सिंगल सिलेंडर राइवल CBR 250R से भी कम था, ऑल्दो इसका कर्व वेट काफी ज्यादा था। और फिर भी मान सकते हैं कि इनाजुमा एक ऑल आउट परफॉर्मर नहीं, एक रिलैक्स स्ट्रीट बाइक था। लेकिन इसके फेल होने की असली वजह थी इसकी कीमत, जो CBR 250R से करीब 1 लाख रुपए ज्यादा थी। मतलब ठंडा परफॉर्मेंस, भारी वेट और काफी ऊंची कीमत, इन सब के वजह से सुजुकी इनाजुमा भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो ये थे हमारे फेल्ड बाइक सीरीज का पार्ट 3 वीडियो। इनमें से कौन से बाइक्स आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार या आपके पास ही थे, कमेंट से बताना मत भूलिए। और जैसे हमने पहले ही कहा, इस वीडियो को भी अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे पास और भी ऐसे वीडियोस के आइडियाज आते ही रहे। साथ में हर तरह के टू व्हीलर के बारे में हर तरह की जानकारी हिंदी में जानने के लिए आप तो जानते ही होंगे। तो अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए बाइक देखो।